ऑन माई चैनल आई एम myself टू शिव कुमार यादव। और जैसे कि हम राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम के समरी को बहुत ही इफ़िशियंट वे में पढ़ रहे हैं, तो आज चैप्टर्स 3 का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज तक हमने पढ़ रखा था। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस बार पढ़ेंगे डच के बारे में एंड आफ्टर दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, देखिए नीदरलैंड की भी एक कंपनी थी जिसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। फॉर्म्ड इन द मार्च में फॉर्म हो गया। कब? 1602। ओके, बाय द चार्टर ऑफ द डच पार्लियामेंट। अच्छा, हर जैसे डच की बात कर लिए, पोर्तुगीज की बात कर लिए, तो उनके पार्लियामेंट से एक चार्टर इशू होता था। उस चार्टर में लिखा जाता था, बाकायदा लिखा हुआ होता था कि आपको ये पावर दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे ये स्टेबलाइज कर सकते हैं, कंपनी स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक चार्टर के थ्रू उनको ये पावर दिया जाता था। ठीक है, हैड अ पावर टू वेज वॉर एंड मेक ट्रीटी एंड बिल्ड फोर्ट। देखिए, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, फोर्ट बिल्ड कर सकते हो, किलाए मतलब बना सकते हो, आफ्टर दैट ट्रीटी बना सकते हो। तो उनको ये पावर दे के भेजा गया डच को। अच्छा, डच के बारे में यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बाकायदा पूछ सकता है कि कौन से ईयर में। सो 1602 रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट डच फैक्ट्री इन इंडिया, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में 110% पूछा जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर कि 1 से 2 साल में रिपीट होगा ही। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अब देखिए, इसको मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं इधर उधर करके दे आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। कैसे? देखिए, जो डच था, डच की पहली फैक्ट्री, अच्छा, मसूलीपट्टनम कब बनाया? 1605 में। पुलिकट 1610 में। सूरत 1616 में। सूरत का तो याद ही रहेगा यार, 1616। इससे अब सूरत में याद नहीं रहा तो फिर कासिम बाज़ार, जिसमें कासिम बाज़ार है, फिर बारानगौर पटना में, बालासोर नागापट्टनम। तो ये कोचिंग को याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कोचिंग में कब बनाया था वो। 1663 में। तो आप ये बेसिक फैक्ट याद कर सकते हैं कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़ के ना आए, एटलीस्ट आप इसको करके आएँ। ठीक है, पहला सूरत का आपको याद ही हो गया, सूरत में 1616 में। पुलिकट में आपको पता है, पुलिकट में कब हुआ था? 1610 में। अच्छा, और कोचीन में 1663 में, मतलब 1663 में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई देखो, डिक्लाइन इन इंडिया। देखिए, अब डच की भी बात होगी कि भाई डच का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो जो हमने पोर्तुगीज का डिक्लाइन पढ़ा, हूबहू उसमें से 2 या 3 पॉइंट तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लिख सकते हो, इकोनॉमिकल डिक्लाइनेशन लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, इनकैपेबिलिटी टू हैंडल द एक्सपेंडेड टेरिटोरी, ये लिख सकते हो। आफ्टर दैट इमरजेंस ऑफ न्यू सोसाइटी, न्यू कल्चर, ये भी आप लिख सकते हो। इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल पावर लिख सकते हो, जैसे मराठा का उस समय हो रहा था, इमरजेंस हो रहा था। तो इसमें ना एक बार आप समझ गए तो आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर ब्रेन हु इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू कि हाँ भाई हम क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें स्पेसिफिक पॉइंट भी होते हैं जो आपको मेंशन ही करना होता है। सो डिफीट ऑफ डच इन एंग्लो डच। देखिए, एंग्लो डच वॉर में डिफीट हुआ डच का। ओके, मतलब डच हार गया, रिवल्री एंड शिफ्टिंग ऑफ डच। नेक्स्ट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ डच अटेंशन टूवर्ड्स द मलाया। अच्छा, मतलब इनका भी इंडिया से कहीं और शिफ्ट हो रहा था इंटरेस्ट। जैसे एम्बिशन हमने वहाँ पे पढ़ा कि पोर्तुगीज का वेस्ट साइड में ब्राज़ील के तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे इनका जो डच का था, दे हैड शिफ्टेड देयर एम्बिशन फ्रॉम इंडिया टू मलाय। ओके, तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बार आपने किसी एक का पढ़ लिया, सो इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिक्लाइनेशन। ओके, नेक्स्ट अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री फॉर फाउंडेशन, ड्रैक वयोग फाउंड द वर्ल्ड एंड द इंग्लिश विक्ट्री ओवर द माइटी स्पेनिश armada leading to the great ambition. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज
कब फॉर्म हुआ था? 31 दिसंबर, ओके 1600, ओके याद रहेगा डेट, 31 दिसंबर 1600 को मतलब ये इनका कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। आफ्टर दैट किसके थ्रू होता? चार्टर इशू बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। चार्टर किसने इशू किया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। गिव द कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 15 ईयर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनिशियल टाइम में केवल ट्रेड करने के लिए पावर थी, वो भी कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। 31 दिसंबर को दिया था। 1600 समय था, ओके 1600 समय कह रहा हूँ, 1600 ईयर था, ओके 1600, ओके। अच्छा ये तो हो गया फैक्ट। अब बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट इन इंडिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश पावर का सेटलमेंट कैसे हुआ? तो ध्यान रखिएगा, एक पढ़ते हैं कि पहले आया एज ए ट्रेड, फिर एक्वायर किया पावर, पावर के साथ टेरिटोरी, टेरिटोरी के साथ आप कह सकते हो कि राइट्स के साथ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और इन सब को कंबाइन करके कंप्लीटली अपनी मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली किसकी हो गई? ब्रिटिश राज की। अब जब मोनोपोली कब हो गई? मोनोपोली होने के बाद क्या हुआ? सारा इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जितना भी पावर है सब अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो ये एक सिस्टम होता है कि हम एज ए ट्रेड आए। उनका एक बहुत ही ब्लाइंडेड माइंडसेट था कि भाई साहब हमें एक्सप्लॉइट करना है इंडिया को। तो उसके लिए एक बहुत ही वेल प्लान्ड होता है ना कि पहले स्टार्टिंग हम छोटे से करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइजमेंट बढ़ाएंगे, पैसा गेन करेंगे, कंपनी गेन करेंगे, फिर आफ्टर दैट जब टेरिटोरियल एक्वायरमेंट हो जाएगा, हम लड़ने योग्य हो जाएंगे, जब हमारी सेना तैयार हो जाएगी तो हम फाइनली उस पर टेक ओवर कर लेंगे, अपनी कॉलोनी बना देंगे, ओके। तो ये उनका माइंडसेट था। अच्छा अब देखिए सेटलमेंट इन इंडिया। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट विक्ट्री ओवर द पोर्तुगीज। देखिए कब या फिर कैसे पता चला कि सेटलमेंट हो रहा है? तो कुछ विक्ट्री मिली होगी, जैसे कैप्टन थॉमस थे, वो पोर्तुगीज से लड़ाई की और जीत गए। कब? 1612 में। 1612 में कैप्टन थॉमस का आप नाम याद रख सकते हो, टाइमलाइन याद कर सकते हो। द इंग्लिश स्टेबलाइज द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। ध्यान रखिएगा पहली फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। अगर मैं बात करूँ कि डच किस समय स्टेबलाइज किए थे तो 1616 में सूरत में। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेबलाइज कर ली? 3 साल पहले 1613 में, ओके याद रहेगा, ओके गुड। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया? हाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर थॉमस रियो सिक्योर्ड द परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू स्टेबलाइज द फैक्ट्री एट आरगन। देखिए STR या फिर आप केवल थॉमस रोई याद कर सकते हो, ठीक है। TR ने क्या किया? थॉमस रियो ने क्या किया? उन्होंने जहांगीर से परमिशन ले ली। किस चीज़ की परमिशन ली भाई साहब? उन्होंने लिया कि सर हमें एक कंपनी स्टेबलाइज करनी है, एक फैक्ट्री स्टेबलाइज करनी है। कहाँ पे? आगरा में, अहमदाबाद में, बरोच में। तो आप हमें इस बात की परमिशन दीजिए। अच्छा तो जहांगीर परमिशन क्यों देंगे? क्योंकि भाई उसके बदले में वो बंदा पैसा सोना चांदी सब दे रहा था राजा को कि भाई साहब आप बस मुझे अलाउ करिए कि मैं कंपनी बनाऊं, उसके बाद तो मैं पैसा ही पैसा दूंगा आपको। सो सच ए माइंडसेट दे हैव एंड तो ऐसे कैसे भी करके मतलब वो स्टेबलाइज करना चाहते थे और फाइनली उन्होंने कर लिया। अच्छा मतलब सेटलमेंट। नेक्स्ट बॉम्बे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी एंड द चार्लीज सेकेंड हु रिसीव एज ए पार्ट ऑफ द पोर्तुगीज डाउन एंड लीडिंग। अच्छा कैसे कैसे उन्होंने मतलब पैसा दिया, फिर बॉम्बे को कैप्चर किया। मद्रास विद द फोर्थ स्टेट जोन रिप्लेस बाय द रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज ए इंग्लिश हेडक्वार्टर। अच्छा फिर मतलब अपना हेडक्वार्टर भी इधर उधर वो शिफ्ट करने लगे। सो सिटी ऑफ द कलिकट ग्रीव एंड डेवलपमेंट ऑफ द 3 विलेज। ये सब नहीं, आपको ना टू द पॉइंट इतना याद नहीं रहेगा। आप पढ़ भी लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे। सो आई नो दिस इज़ अनकैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन कि वो हर एक पॉइंट याद करे। अच्छा तो इसमें से याद क्या करना है? की पॉइंट्स जो हम लिख पाएँ मेंस में। मेंस में कैसे लिखना है? पहला विक्ट्री। क्या क्या पहला लिखेंगे? विक्ट्री। क्या मतलब है सर विक्ट्री हम लिख देंगे तो?
विक्ट्री का मतलब हुआ कि उन्होंने बहुत ऐसी लड़ाइयाँ की, उनमें उनको जीत हासिल हुआ। तो वो एक रीज़न बना कि दे हैव द पावर, दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टेबलाइज देम, टू सेटल्ड देम इन इंडिया। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं सर? नाम लिखो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एडिशनल पॉइंट, बट एट लीस्ट यू हैव सच ए माइंड सेट कि हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 घंटे में तो मतलब उतना इफिशियंट लिख पाना, दैट वाज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रबल फॉर अ एस्पिरेंट। सो मतलब आपको ना एक ऑन एन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लिखना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? शिफ्टिंग। जैसे मान लो एक कंपनी यहाँ पे है, पहले बनाई, फिर दूसरी कंपनी यहाँ बनाई, पहला कैपिटल यहाँ पे बनाया, इस कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो कैपिटल ही शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से पावर भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से मनी भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से रिसोर्सेज भी शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। सो समहाउ उनके अंडर में ये दोनों एरिया आ गए, समझ रहे हैं? एक ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, रिसोर्सेज भी आ गए, यहाँ के भी रिसोर्सेज आ गए। तो शिफ्टिंग आप लिख सकते हो। This also help in the well settlement of British in India and become a very prominent and aggressive reason for the settlement. ओके, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि भाई देखिए, नई नई सिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा था, ओके, जैसे नए नए विलेज का, सुतनुती, गोविंदपुर, कलिकता, इन सारी सिटीज़ का या फिर आप विलेज का बात कर सकते हो, डेवलपमेंट हो रहा था। तो जैसे जैसे सिटीज़ का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अर्बन एरिया बनेगा, लोग वहाँ अट्रैक्ट होंगे, कंपनियाँ सेटल्ड होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के कारण वो धीरे धीरे पावर गेन करेंगे, ठीक है, पावर गेन करेंगे, फिर वो दैट्स बिकम अ रीज़न फॉर देयर सेटलमेंट। अच्छा, तो ऐसे आपको सोचना है, आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं लिखना है, और कोई भी नहीं लिख पाता है। जो लिख पाता है वो केवल एक मॉडल आंसर में होता है। आंसर में रियल लाइफ में जब आप कॉपी लिखोगे, सो यू शुड हैव अ वेरी ब्रॉड माइंडसेट कि हाँ हम एटलीस्ट बैलेंस्ड और एबव टू द एवरेज लिख के आए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट। ओके, फारूक सियार फार्मर की बात कर रहे हैं, फार्मर्स, 1717 की बात है। मुगल एम्पायर, फारूक सियार फार्मर्स काल, जिसको हम मेघना कार्टा ऑफ ईस्टर्न सिग्निफिकेंट प्रिविलेज ऑफ द कंपनी इन द बंगाल। अच्छा, इनका नाम याद रखिएगा, FF। ओके, FF से याद है कि 1717 की बात हो रही है, अब 1600 का ईस्वी ख़त्म, समझ गए, अब 1700 की बात हो रही है। तो मुग़ल एम्पायर ये थे, फारूक सैयर फरमान, अच्छा फरमान इन्होंने ही लाया था, फरमान शब्द से आप वाकिफ़ हो गए। सो मेघना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गेव द सिग्निफिकेंट प्रिविलेज ऑफ द कंपनी इन द बंगाल। मेघना कार्टा के थ्रू इनको बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट क्या बोलते हैं राइट्स मिल गया, कंपनी सेटलमेंट का, बनाने का, लोगों से मतलब क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी का। तो इन सारी चीज़ों का इनको पावर मिल गया, बस आपको इतना जानना है। ओके, मर्जर ऑफ कंपनी के बारे में देख लेते हैं। 1635 में, 1635 रिवेलरी कंपनी नेम द कर्टिन एसोसिएशन लेटर कॉल्ड एसेडा कंपनी फॉर्म बाय द सर विलियम कार्टिन एंड वाज गिवन लाइसेंस टू ट्रेड बाय द चार्ल्स। अच्छा, ये बता रहा है कि कैसे कैसे उनको मतलब क्या मिला, राइट्स मिला ट्रेड करने के लिए, आफ्टर दैट उनको राइट्स मिला स्टेबलाइज करने के लिए। तो आप ये ऐसा आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोथ कंपनी मर्ज कब? 1657 में, याद हो गया? अरे 57 तो आपको याद होगा, 1857 तो आपको 57 याद होगा, 6057 फर्स्ट टाइम मर्जिंग। ओके, अच्छा नेक्स्ट आपको क्या, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। अच्छा, कंपनी रूल टिल 1855। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कंपनी कब तक रूल्ड की, 1858 तक कंपनी रूल्ड की ऑफिशियली, ओके, इंडिया में। उसके बाद क्राउन रूल आ गया, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से समझ में आ गया। अच्छा, फ्रेंच की बात कर लेते हैं, बहुत हुआ ये सब, इंग्लिश बहुत हुआ, फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच का फाउंडेशन कब हुआ था? 1664 में, आपको याद रहेगा 1664 में। अरे 64 तो याद ही है यार, 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब मैथमेटिक्स भी थोड़ा भी आना चाहिए, 8 8 64,
और 16 लगा दो, दैट इज़ द टाइम गोइंग टू बिकम फ्रेंच फॉर द फ्रेंच स्टेबलाइजमेंट। अच्छा ठीक है, याद हो गया। 1664। अब देखिए फाउंडेशन इन 1664 द कोलबर्ट अ मिनिस्टर लुइस 14 लेड द फाउंडेशन ऑफ कंपनी। अच्छा ये कंपनी फाउंड किए, ठीक है। डेन इंडिस ओरिएंटलिस, नाम क्या रखा है बंदे ने, डेन इंडिस ओरिएंटलिस। अच्छा सेटलमेंट इन इंडिया, पौंडुचेरी में सबसे पहले डेवलपमेंट। अच्छा पौंडुचेरी में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया अपना अच्छा was granted to Francois Martin and the direction of the Masulipatam factory by the Valikondapuram and Governor Sher Khan Lodi in 1673 and finally incorporated to Indian Union in। अच्छा क्या लिखा है इस बंदे ने, जो भी लिखा है देखिए, स्टार्ट भी किया ख़त्म भी कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले पौंडुचेरी में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। उसके बाद उनको राइट्स ग्रांट हुआ उसके थ्रू। आफ्टर दैट डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम में भी उनका कंट्रोल हुआ, ठीक है। फाइनली इनको इंडिया यूनियन में मिला गया, मतलब इंडिया में उनके जो भी टेरिटरी थे उनको मिलाया गया। कब? 1954 में, याद रखिएगा 1954 में फ्रेंच जो थे वो इंडिया छोड़ गए, जो भी उनकी टेरिटरी थी वो इंडिया में मिला दी गई, ठीक है। समझ गए आप? तो स्टार्टिंग कब हुआ? 1664 में, और एंड कब हुआ? 1954 में। समझ गए? स्टार्टिंग 64 में वो आए थे और 1954 में सारा उनका छीन लिया गया और उनको छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। समझ गए? ओके, ये था सेटलमेंट। इसमें ज़्यादा आपको खास कुछ लिखना नहीं। एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री इन इंडिया। अच्छा एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री इन इंडिया कॉन्साइंड विद द वॉर्स बिटवीन। अच्छा एंग्लो फ्रेंची मतलब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुआ था यूरोप में, उसकी बात कर रहा है। उसका कारण क्या था? जो भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में यूरोप में वॉर हुआ था उसका कारण क्या था, आपको ये याद रखना है। क्योंकि आप ना डिक्लाइन में, फ्रेंच के डिक्लाइन में इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट था जिसके कारण में मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसके कारण में फ्रेंच का डिक्लाइनेशन हुआ। क्योंकि इंग्लिश पावरफुल थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, पैसा भी था। अच्छा फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब इसमें क्या है यार, मतलब कौन सा ये रॉकेट साइंस बंदे ने लिख रखा है। कारण में लिखा है कि प्रोटेक्शन के लिए एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, CI कमर्शियल इंटरेस्ट। तो भाई आंख बंद करके, आंख का अंधा भी 1 मिनट के लिए सोचेगा कि भाई लड़ाई क्यों हो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। अच्छा दो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनका ट्रेड से इंटरेस्ट है, एक्सपेंशन से इंटरेस्ट है, उनका लड़ाई क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या रोकने की कोशिश करेंगे? कमर्शियल इंटरेस्ट जो वो एक्सटेंड कर रहे हैं, जो अपना ट्रेड एक्सटेंड कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश करेंगे, वही तो लड़ाई होगा। सो दैट्स गोइंग टू बिकम एन रीज़न। अच्छा अब इसमें आपको ऐसा नहीं लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे? बहुत ही जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे, सो एट दैट टाइम यू शुड हैव टू एक्ट लाइक एन अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पॉलिटिकल रीजन, डिक्लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नेक्स्ट incapability of handling the administrative system. Okay, next incapability of handling the territorial expansion. Okay, ये पॉलिटिकल हो गया। और क्या लिख सकते हो पॉलिटिकल में? सिमिलर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। अच्छा ये क्या है सिमिलर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट? भाई वो भी पावर गेन कर रहे हैं सेम चीज़ पे, तुम भी पावर गेन कर रहे हो सेम चीज़ पे, तो दोनों को लड़ाई होगी। अब मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे को फ्रीडम ऑफ राइट मिले, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ मान लो फ्रीडम ऑफ वोट मिले, ठीक है, और हमें किसी एक ही को अलाउ करेंगे वोट देने के लिए, और तुम भी चाह रहे हो कि मेरे को भी मिले, भाई लड़ाई तो होगी। मैं भी चाहता हूँ कि ट्रेड राइट मेरे को मिले, कि मैं फ्रीली ट्रेड करूँ, वो भी चाहता है कि मेरी मोनोपोली हो। एक ही मान लो समुद्र के किनारे दोनों लोग करें, भाई लड़ाई तो होगी, पॉलिटिकल पावर दोनों ही गेन करना चाहते हैं, तो समझ गए। अच्छा अभी इकोनॉमिकल बात करते हैं। इकोनॉमिकल में क्या है, देखो इकोनॉमिकल को भी ना बहुत ही अब्रॉड माइंडसेट के साथ देखो। इकोनॉमिकल में क्या हो सकता है? पैसा हो सकता है, मनी, उसके बाद ट्रेड हो सकता है, अच्छा रिसोर्सेस हो सकते हैं,
और क्या हो सकता है? सप्लाई एंड डिमांड हो सकता है। और क्या हो सकता है? इकोनॉमिक में एक मिनट के लिए सोचो, क्योंकि तुम्हें आंसर लिखना होगा। तो जब तुम इकोनॉमिक लिखोगे तो वहाँ पे सोचना होगा। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इकोनॉमिक में? रिसोर्सेज हो गया, मनी। अच्छा देखो, रिसोर्स, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, मनी हो गया, ट्रेड हो गया, रिसोर्सेज हो गया, और क्या होगा इकोनॉमिक में? मनी हो ही गया। मतलब अच्छा चलो, 4 ही चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। सप्लाई, दोनों चाहेंगे कि हम कंट्रोल करें सप्लाई और डिमांड, क्योंकि जब हम सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करेंगे उसके अनुसार से हम मनी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जितना पैसा चाहें उतना मांग सकते हैं। जब हमारा ट्रेड पे कंट्रोल होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेस होंगे। तो जब आप आंसर लिखोगे ना, तो इकोनॉमिक को बीच में रख के, आप इकोनॉमिक को बीच में रखें, उसके बाद आप 4 पॉइंट ऐसे मार दिए मेंस आंसर राइटिंग में, फिर आपने चारों पॉइंट लिख दिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये एक माइंडसेट होता है आंसर लिखने का, ठीक है। सो आई हैव एक्सपीरियंस, सो मैं बता रहा हूँ ठीक है। अच्छा, आप समझ गए, ठीक है। अब कारण वो देखते हैं कि क्या क्या रीज़न था। अच्छा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ? ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 1740 से लेके 48 तक। अच्छा, इसको कैसे याद करें? अरे यार, इसको याद करने का क्या मतलब है, तुम्हें कैसा ट्रिक बताऊँ? देखो, 40 में 8 जोड़ दो तो 48 हो जाएगा। देखो 17 है, 17 के पीछे 40 लगा दो, और 40 में 8 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो याद रखना 1740 से लेकर 48 तक फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता ना, इसको कैसे मैं ट्रिक बताऊँ? मेरे लिए तो यही ट्रिक है, फर्स्ट कार्नेटिक वार 1740 से लेकर 8 जोड़ दिया 48 तक। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी इन यूरोप, मतलब यूरोप में ही लड़ाई हुआ था अंग्रेज़ों के बीच और फ्रेंच के बीच में। और एंड कब हुआ? 1748 में। कौन सी ट्रीटी में? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपिल। दिस इज़ द वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको ALC से याद रखना पड़ेगा कि 1748 में जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही थी यूरोप में, वो ख़त्म हो गई। उस समय कौन सा सिग्नेचर हुआ? ALC। अच्छा, ALC मतलब एक्स ला चैपिल, समझ गए? एक्स ला चैपिल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो अब ख़त्म ही होने वाला है, तो थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अच्छा, एक मिनट 1740 से लेके 48 तक पहला चला। चलिए ठीक है भाई साहब, मान लिया। तुरंत यहाँ 48 पे ख़त्म हुआ ALC के तहत। ओके, ALC, ठीक है। तुरंत चालू हो गया 49 में, एक साल भी नहीं रुका, तुरंत चालू हो गया। कब तक चला? 54 तक। ध्यान रखिएगा, पहला कंटिन्यूस, उसके बाद तुरंत दूसरा वार कंटिन्यूस। ये कन्फ्यूजन होता है, डेट में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, अंडरमाइन द फ्रेंच पावर इन द साउथ इंडिया वाया द इंग्लिश। अच्छा, 2 कंटिन्यूस हो गए। अब उसके बाद देखिए तीसरा वाला कब से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द पॉइंट। तीसरा वाला होगा 54 में ख़त्म हो रहा है, 49 से लेके 54 तक चल रहा है, 1749 से लेके 54 तक। अच्छा, चौथा कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब तीसरा कब स्टार्ट हो रहा है? 58 में स्टार्ट हो रहा है, मतलब 54, 55, 56, 57। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल का दूसरे वार से तीसरे वार स्टार्ट होने में गैप है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई डेट को याद करवा सकता है। आई रियली कैनॉट बिलीव। आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया आप कैसे याद कर सकते हो, और शायद इसके बाद आपको ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए 1740 आपको याद है, उसमें 8 जोड़ दिए, हो गया 48, ठीक है। 1748 ये हो गया पहला वार, कंटिन्यूस था। तो 1749 में तुरंत स्टार्ट हो गया, मतलब एक साल में तुरंत स्टार्ट हो गया, और चला तब कब तक? 54 तक, ठीक है, 1754 तक। इसके बाद गैप कितने का हुआ? 3 साल का गैप था, मतलब फिर 1758 से स्टार्ट हुआ और चला कब तक चला? दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, चला कब तक? आपको ये पता होना चाहिए, 63 तक, ठीक है, 63 तक, जिसको हम बैटल ऑफ वंदीवास। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वंदीवास भी बोलते हैं, ठीक है।
इसमें बनते हैं डेट वाइज और मैचिंग वाइज। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल मैचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और डेट है एक ऐसी चीज़ जिस पे मैचिंग का क्वेश्चन कोई आँख का अंधा भी बना सकता है कि भाई देखो पहले कौन हुआ था, मतलब आपको अरेंज करना, सीक्वेंस में अरेंज करना, फिर मैचिंग करना, कुछ भी बन सकता है। बैटल ऑफ वैंदीवास कब हुआ था, थर्ड कार्नेटिक वार कब हुआ था, कब तक चला था, कोई भी पूछ सकता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो एक बार और, थर्ड कार्नेटिक हमारा ख़त्म हो गया कब, 58 से लेके 63 तक, मतलब 1758 से लेके 1763 तक, ये था थर्ड वर्ल्ड वार, मतलब थर्ड कार्नेटिक वॉर जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ा गया था। अच्छा, नेक्स्ट बटल ऑफ BOW या फिर BW बोल सकता हूँ, BMW जानते हो ना, तो BW आपको याद रखना पड़ेगा। बैटल ऑफ वंडावास, दैट वाज 1760 से लेके 61 तक, 1 साल ही चला भाई, मतलब देखो ज़्यादा नहीं चला, 2 साल ही चला, ठीक है। 1760 में स्टार्ट हुआ, 61 में ख़त्म हो गया। अब देखो कि इसमें बात क्या है भाई, देखो लड़ाई किस में सबसे ज़्यादा हुई है, यहाँ हुई है 8 साल, यहाँ हुई है 6 साल, ठीक है। यहाँ कितना हुई है, यहाँ हुई है 5 साल। अच्छा, लड़ाई पहली वाली सबसे लॉन्ग टर्म पे चली है, और जो बैटल ऑफ वैंडीवास था वो तो 1 ही साल का था, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था, 1763 में, आपको याद रखना पड़ेगा 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। फ्रेंच वेयर अलाउड टू यूज इंडियन टेरिटरी, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंच में क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था कि फ्रेंच को अलाउ कर दिया गया कि आप इंडियन टेरिटरी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फेलियर का क्या है, तो फेलियर का वही सब लिख सकते हो जो मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ। डच का डिक्लाइन बता दिया, पोर्तुगीज का डिक्लाइन बता दिया, उसमें से 4 पॉइंट उठा लो और 2 पॉइंट यहाँ से उठा लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो ठीक है, अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अच्छा, मैं इनएडुकेट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, देख भाई पैसा उनको मिलता ही नहीं था, तू 1 मिनट को सोच भाई, डिक्लाइन हुआ, फ्रेंच डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तू 1 मिनट के लिए सोच क्या मैं लिख सकता हूँ इसका रीज़न। भाई मैं मुंह फाड़ के बोलूँगा भाई उनको पैसा ही नहीं मिलता होगा, कंपनी उनको, मतलब फ्रेंच वाले उनको पैसा ही नहीं देते होंगे कि भाई तू इंडिया में है, मैं तेरे को क्यों पैसा दूँ। अब यहाँ से रिटर्न में फ्रेंच कुछ भेजता ही नहीं था, सोना चांदी भेजते तो शायद वो सपोर्ट भी करते। अच्छा, मिलिट्री का भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था भाई, फ्रेंच वाले खुद ही भिखारी ठीक है। तो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप, भाई फ्रेंच 2 जगह लड़ रहा था इंग्लिश से, एक तो इंडिया में, एक यूरोप में। अब बता भाई, फ्रेंच वाले जो मेनलैंड से किसको कहाँ पैसा भेजे, यहाँ भेजे, यहाँ भेजे, तो भिखारी, मतलब गरीबी चल रही थी उस समय। तीसरा, मर्ज्ड पॉलिसी ऑफ इम्पेरियल, देखिए जो उनका पॉलिसी भी था ना, उनका भी एक डायरेक्शनल पॉलिसी नहीं था, एक होता ना कि डिफाइंड पॉलिसी, कि मुझे क्या करना है, कहाँ रहना है, जैसे आपको क्लियर करना है यूपीएससी, एक माइंडसेट होना चाहिए, वो नहीं था उनका, ठीक है, अब्रॉड माइंडसेट नहीं था। तो दैट इज़ आल्सो बिकम अ रीज़न कि भाई मतलब वो हार गए। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप, और आप ये लिख सकते हो कि थर्ड पॉइंट क्या है, लेक ऑफ कमर्शियल इंसेंट, भाई क्या बकचोदी है यार, मतलब क्या मतलब है, ये बंदा खुद से लिख सकता है ये सारी चीज़ें, लेक ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, लेक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, करप्शन, इनकैपेबिलिटी टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, जो रहे सब लिख सकता है, ठीक है। साउंड कमर्शियल बेनिफिट्स, मतलब क्या है, कंपटीशन है इंग्लिश वालों के साथ, इंग्लिश वाले ज़्यादा ताकतवर थे और फ्रेंच वाले कमज़ोर थे, दैट इज़ बिकम अ रीज़न, तो इसको खुद से लिख दो। सो आई थिंक यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मेंस में कॉपी में कैसे लिखना है, समझ गए। एक पॉइंट इकोनॉमिक डालो, 4 तीर मारो, ऐसे 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 एक्सप्लेन कर दो। एक पॉइंट पॉलिटिकल डालो, 4 तीर ऐसे मारो, एक्सप्लेन कर दो। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डालो, इधर लिखो क्या रीज़न था, ठीक है। एक और डाल सकते हो, मतलब जो भी रिसोर्सेज का डिक्लाइन लिख सकते हो, जो मन में आए सब लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द माइंडसेट जो आपको लेके मेंस के आंसर राइटिंग में बैठना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे टॉपिक। थैंक यू।